बीसीसीआई के पूर्व अधिकारी ने भारतीय क्रिकेट का खोला काला चिट्ठा। कहा कि फिक्सिंग के अलावा भी बड़े बड़े कांड होते हैं और फिटनेस के नाम पर इंजेक्शन का खेल चल रहा है। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया बाहर से चकाचौंध नजर आती हो, पर इसके अंदर कई ऐसे राज छुपे हैं जिसकी जानकारी आज तक लोगों को नहीं पता है। बता दें कि बीसीसीआई के पूर्व एंटी करप्शन यूनिट के चीफ नीरज कुमार ने अपनी किताब में भारतीय क्रिकेट के कुछ ऐसे गहरे काले राज उजागर किए हैं जिससे भूचाल आ सकता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किस कदर खेल प्रशासकों के द्वारा हेर फेर करी जा रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में ऐसे और कौन कौन से राज हैं जो आज तक लोगों से छुपाए गए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इस बोर्ड के सामने ताकतवर समझे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी कहीं नहीं ठहरते। बीसीसीआई को हर साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग से काफी आमदनी होती है। साथ ही कई जानी मानी कंपनियों का भारतीय बोर्ड के साथ करार है। इन कंपनीज में एमपीएल, पेटीएम, ड्रीम 11, अंबुजा सीमेंट्स, बायजूस और स्टार स्पोर्ट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, चौको छक्कों की बरसात के साथ ही आईपीएल बीसीसीआई से लेकर टीम के मालिकों और खिलाड़ियों तक के लिए पैसे की बारिश करने वाला टूर्नामेंट होता है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर बीसीसीआई पैसे कैसे कमाता है। तो दोस्तों, बीसीसीआई के पास एक नहीं बल्कि कई जरिए हैं जिसके माध्यम से वो अपना खजाना बनाता है, जिसमें सबसे पहले मीडिया राइट्स हैं। बीसीसीआई की बड़ी कमाई मीडिया राइट्स से होती है। अगर आप अपने कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके किसी भी पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो को 50 गुना से ज्यादा बार देखा गया है। वर्ष 2008 में सोनी नेटवर्क्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स नेटवर्क ने मिलकर 8,200 करोड़ रुपए का सौदा किया। अकेले आईपीएल के दर्शकों का अधिकार हासिल किया। 2021 तक तेजी से बीसीसीआई ने आईपीएल के पूरे टेलीकास्ट राइट स्टार स्पोर्ट्स को $2.55 बिलियन में बेच दिए, जो 5 साल का सौदा था, यानी 2018 से 2022 तक। उसके बाद आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियां लोगो, विज्ञापन, स्थान आदि के रूप में अधिक स्क्रीन स्थान प्राप्त करके अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकती हैं। फिलहाल में 197 कम्युनिकेशन के ओनरशिप वाला पेटीएम अगले 4 वर्षों के लिए भारतीय टीम का टाइटल स्पॉन्सर है। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की कीमत कितनी है। कंपनी ने डील के लिए करीब 203.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यह सौदा 2023 तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लागू रहेगा। उन्हें बीसीसीआई को खेले जाने वाले प्रत्येक मैच के लिए लगभग 3.8 करोड़ का भुगतान करना होगा। खैर, भारतीयों का पसंदीदा खेल यहीं खत्म नहीं होता। बीसीसीआई के पास कई अन्य लोग भी हैं जो एक स्थान का दावा करने के लिए आगे आ रहे हैं और उनमें से एक ऑफिशियल टीम स्पॉन्सरशिप है। लंबे समय तक सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की आधिकारिक टीम स्पॉन्सरशिप का पद संभाला, लेकिन जल्द ही ताज स्टार स्पोर्ट्स और फिर ओप्पो को दे दिया गया। इसके बाद बायजूस भारत के आधिकारिक टीम स्पॉन्सरशिप के रूप में हुआ। 1079 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए इसने 2022 के 31 मार्च तक राइट्स को सील कर दिया। इसीलिए विराट से लेकर बुमराह तक हमारे सभी पसंदीदा खिलाड़ी अपनी जर्सी पर बायजूस का लोगो पहने नजर आते हैं। बता दें कि आईसीसी कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरे आयोजित करता है और इससे वे बहुत बड़ी कमाई करते हैं। पहले देशों में रेवेन्यू का सामान वितरण होता था, लेकिन बाद में नई योजना के तहत 3 बड़े क्रिकेट बोर्ड जिसमें बीसीसीआई भी शामिल है, उसके बीच रेवेन्यू बांटा जाता है। इससे ये सवाल उठ सकता है कि ये कैसे संभव है। दरअसल भारतीय क्रिकेट प्रशंसक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल को देखने आते हैं। यह संख्या लगभग 75% होती है, खासकर जब टीम इंडिया का मैच हो। इसलिए अन्य देशों में जब कोई सीरीज होती है तो बीसीसीआई की कमाई दर्शकों से भी होती है। उदाहरण के लिए अकेले वर्ष 2019 से 2020 क्रिकेट सीरीज के दौरान बीसीसीआई को लगभग 950 करोड़ रुपए मिले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बीसीसीआई क्रिकेट समाज में सबसे अमीर कैसे है। इससे पहले नाइकी इसका किट स्पॉन्सर था, जो बीसीसीआई को सालाना आधार पर लगभग $12.13 मिलियन का भुगतान करता था, लेकिन जल्द ही ब्रांड ने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया, जिससे बीसीसीआई संभावित सोर्स की तलाश कर रहा था। सौभाग्य से एमपीएल ने भारत के आधिकारिक किट स्पॉन्सर्स के रूप में अपना स्थान बना लिया। इसके अलावा बीसीसीआई ने स्पॉन्सर्स के रूप में Hyundai और अंबुजा सीमेंट जैसे कई अन्य ब्रांड्स के साथ भी हाथ मिलाया। बीसीसीआई किट स्पॉन्सर से भी हर सीरीज में 270 करोड़ की कमाई कर लेता है। टिकट से लेकर मीडिया राइट्स तक आईपीएल कमाई करने का एक बहुत बड़ा जरिया है।
पूरी कमाई फ्रेंचाइजी के बीच साझा की जाती है और निश्चित रूप से बीसीसीआई कभी भी हिस्सा लेने में विफल नहीं होता। फ्रेंचाइजी को 50% देते हुए बाकी को बीसीसीआई रखता है। ये वहां समाप्त नहीं होता है, फिर फ्रेंचाइजी को सीरीज के अंत में बीसीसीआई को अपने कुल राजस्व का लगभग 20% देना होगा। इसलिए कह सकते हैं कि बीसीसीआई आईपीएल से होने वाली कमाई का 60% जेब में रखता है। अब दोस्तों, जहां इतनी कमाई होगी तो घोटाला भी जरूर होगा। वैसे आपने बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने लगभग 1 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या आपको इसकी वजह पता है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वे हाल ही में एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से पहले विवादों में घिरे नजर आई। उन विवादों में चेतन ने स्टिंग में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का जिक्र किया था। उन्होंने कई विवादित बातें भी कही थी। इसके बाद से उनके पद पर संकट बना हुआ था। बता दें कि चेतन शर्मा का एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें चेतन ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान की फिटनेस को लेकर बड़ा राज खोला था। उन्होंने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष से जुड़ा खुलासा किया था। चेतन ने हार्दिक पांड्या को लेकर कहा था कि वे कप्तानी के लिए कई बार उनके घर मिलने आ चुके हैं। चेतन के स्टिंग के बाद बीसीसीआई उन पर एक्शन लेना चाह रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह रही कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी चेतन का बतौर चीफ सेलेक्टर ये दूसरा कार्यकाल था। इससे पहले वे T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से पद से हटाए गए थे, लेकिन उन्हें हाल ही में दोबारा चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। चेतन ने स्टिंग ऑपरेशन में खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर कई बड़े राज खोले थे। चेतन ने कहा था कि 80 से 85% फिट होने के बावजूद इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया था कि सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। कोहली गांगुली को कप्तान चुनने का दोषी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कोहली और गांगुली के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह उनका ईगो था। विराट ने कप्तानी से हटने के बाद गांगुली पर कई झूठे आरोप लगाए थे। इसी तरह एक और बीसीसीआई का घोटाला सामने आया। दोस्तों, क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख रहे पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नीरज कुमार की हाल ही में अ कॉप इन क्रिकेट नाम की किताब प्रकाशित हुई है। अपनी इस किताब में उन्होंने भारतीय क्रिकेट के कुछ ऐसे राज खोले हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। नीरज कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान महसूस किया कि इस खेल के प्रशासकों द्वारा की जाने वाली हेरा फेरी के सामने मैच फिक्सिंग काफी छोटा मामला है। नीरज 1 जून 2015 से 31 मई 2018 तक ACU प्रमुख रहे थे। उन्होंने ये बातें अपनी किताब अ कॉप इन क्रिकेट को लेकर कही, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पुस्तक में पाठकों को हमारे देश में क्रिकेट के नाम पर होने वाली हेरा फेरी की जानकारी देने की कोशिश की है। उन्होंने किताब में लिखा है, मैंने बीसीसीआई में 3 साल बिताए और इस दौरान महसूस किया कि फिक्सिंग का हिस्सा क्रिकेट में भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ही छोटा है। क्रिकेट प्रशासकों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाने वाली हेराफेरी के सामने फिक्सिंग का मामला बहुत छोटा है। उन्होंने कहा, इंडियन प्रीमियर लीग के कारण क्रिकेट में काफी राजस्व आता है और इसे राज्य क्रिकेट संघ के साथ साझा किया जाता है। क्रिकेट प्रशासकों के हेराफेरी का मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के साथ हुआ था, जहां इस राज्य इकाई के प्रशासकों के खिलाफ 2015 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने करोड़ों रुपए के गबन का मामला दर्ज किया था। इस किताब में नीरज ने यह भी उल्लेख किया कि 2017 में बीसीसीआई के शासन को संभालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय और बीसीसीआई के तत्कालीन CEO राहुल जौहरी का संबंध पिता पुत्र की तरह था, जहां पिता अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा अगर मैच फिक्सिंग पर गौर किया जाए तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की माने तो भारत मैच फिक्सिंग का गढ़ बन चुका है। 2013 में IPL स्पॉट फिक्सिंग के भूचाल के बावजूद देश के हालात में कोई सुधार नहीं आया। ये स्थिति तब तक ऐसी ही बनी रहेगी जब तक फिक्सिंग कानून अपराध की श्रेणी में न आ जाए। साल 2013 में IPL के दौरान हुई स्पॉट फिक्सिंग को भारतीय क्रिकेट का काला अध्याय ही माना जाएगा। कहा जा रहा है कि IPL के बाद अब सट्टेबाज घरेलू लीग को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि मैच फिक्सिंग के खिलाफ कानून लाने वाला पहला देश श्रीलंका था, इसलिए वहां यह खेल सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में भी हालात बेहतर हैं। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक वो किसी को भी बड़े टूर्नामेंट होने से पहले वो किसी भी शख्स को अपने देश में आने से रोक सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी चीजों को बीसीसीआई इतना लाइट क्यों लेती है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेती इनके खिलाफ। अगर विपक्षी दलों की माने तो बीसीसीआई को केंद्र सरकार चलाती है।
अपने इस दावे के पक्ष में वो लोग कई दलीलें भी देते हैं और इतिहास देखेंगे तो कई बार लगेगा कि बीसीसीआई पर सरकार का प्रभाव है या फिर सरकार से जुड़े लोग सीधे तौर पर यहां बैठे हैं। दोस्तों, इतिहासकार गुहा ने मिड डे से बात करते हुए कहा था, इंडियन क्रिकेट को अमित शाह और एन श्रीनिवासन मिलकर चला रहे हैं। टेस्ट एसोसिएशन किसी की बेटी तो किसी का बेटा चलाता है। चूंकि अमित शाह के पुत्र जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं और अमित शाह खुद गृह मंत्री, ऐसे में यह कहना थोड़ा आसान रहेगा कि वही देश के क्रिकेट को चला रहे हैं। लेकिन इस बात को साबित करना आसान नहीं होगा क्योंकि बीसीसीआई का पूरा सेटअप डेमोक्रेटिक है और यहां लगभग फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से ही लिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है बीसीसीआई के बारे में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल